विक्रम वैताल की कहानी। उज्जैन राज्य के राजा विक्रमादित्य दरबार में पधार रहे हैं। राजा विक्रमादित्य की जय। सभी मंत्रीगण और दरबारी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। क्या कोषाध्यक्ष सभा में मौजूद हैं? जी महाराज। आपको याद होगा कि 10 वर्ष पूर्व एक साधु महाराज ने एक शरीफा भेंट किया था, जिसे हमने आपको दे दिया था कि इसे सरकारी खजाने में रख दें। जी महाराज, अच्छी तरह से याद है। साधु महाराज का बिना कुछ कहे सुने यहां से चले जाना हमें बड़ा अटपटा सा लगा था। उस दिन से तो साधु महाराज का ये रोज का नियम बन गया है महाराज। वो प्रतिदिन हमारे दरबार में आता है, हमें एक शरीफा देता है और बस चला जाता है, और हम वो फल तुम्हें दे देते हैं। महाराज, अच्छा तो ये बताओ कि वो सारे फल कहां हैं जो हमें उस साधु से पिछले 10 वर्षों में प्राप्त हुए हैं? वो फल खजाने में रखे रखे सड़ गए महाराज, लेकिन अब उन फलों के स्थान पे चमचमाते हुए हीरे खजाने की शोभा बढ़ा रहे हैं महाराज। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि साधु ऐसा क्यों करता है, लेकिन आज उसे बोलना ही पड़ेगा। हम प्रतिदिन फल भेंट करने का रहस्य आज उससे जानकर ही रहेंगे। महाराज की जय हो। पधारिए साधु महाराज। आपने पिछले 10 वर्षों में हमें बहुमूल्य हीरे दिए हैं। आपने ऐसा क्यों किया? क्या हम वो कारण जान सकते हैं? मुझे एक विशेष मंत्र को सिद्ध करना है, जिसके लिए मुझे एक वीर पराक्रमी की सहायता चाहिए। मैंने वो फल आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपकी सहायता प्राप्त कर सकूं, आपकी मदद से उस विशेष मंत्र को सिद्ध कर सकूं। आपकी सहायता करने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। बताइए, मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूं? राजन, आज से ठीक 1 सप्ताह बाद अमावस है। मैं उस रात आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आपको उस रात शमशान में स्थित बरगद के वृक्ष के नीचे आकर आपको मुझसे मिलना होगा। परंतु याद रहे राजन, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है महात्मन, मैं अवश्य आऊंगा। अमावस की रात, आधी रात का समय, सबकी नजरों से बचता बचाता एक साया महल से निकला। शरीर पर काले वस्त्र, मस्तक पर चंदन का टीका और हाथ में नंगी तलवार। चारों ओर चिताएं जल रही हैं। हर तरफ खोपड़ियां, कंकाल और हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। मैं आ गया महात्मन। निश्चय ही कोई वीर और पराक्रमी ही अपना वचन पूरा कर सकता है। मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। कहिए महात्मन, अब क्या आज्ञा है? अब आप यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ कीजिए। लगभग 1 घंटे के बाद आप एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाएंगे। उस पेड़ की शाखा पर आपको एक शव लटका हुआ मिलेगा। आप वो शव पेड़ की शाखा से उतारकर मुझे लाके देंगे। मंत्र शक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे उस शव की आवश्यकता है। जो आज्ञा महात्मन। चारों ओर फैली जले हुए मांस की दुर्गंध, चिताओं से उठता हुआ धुआं। वो रहा बरगद का पेड़ और उसकी शाखा पर लटका हुआ वो शव। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उसे कंधे पर लटका रखा हो। मैं इस शव को उतारकर साधु महाराज के पास ले चलता हूं। क्यों राजन, थक गए ना? चुपचाप मेरे कंधे पर पड़े रहो। राजन, तुम्हारी थकान दूर करने और समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। याद रहे, कहानी के बीच तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे, और बोलोगे तो मैं वापस उड़ जाऊंगा जहाँ से तुम मुझे लाए हो। हाँ? राजा चंद्रसेन। एक समय की बात है,
उज्जैन नाम के संपन्न राज्य में राजा चंद्रसेन राज किया करते थे। उनकी न्यायप्रियता, सत्यता, कर्तव्यपरायणता के कारण प्रजा उनका बहुत आदर सम्मान करती थी। दूर देशों तक उनके चर्चे सुनकर काशी के महान विद्वान और दार्शनिक श्री दत्त उनसे मिलने उनके राज्य में आते हैं और महाराज उनका स्वागत करते हैं। महाराज श्री दत्त के आगमन पर एक महाभोज का आयोजन करते हैं। उसके बाद सबके बीच न्याय, धर्म, दर्शन, शास्त्र को लेकर चर्चा होता है। सभी श्री दत्त के ज्ञान से प्रभावित होते हैं। प्रसन्न होकर महाराज श्री दत्त को एक कीमती रत्नों का हार पहनाते हैं और विदा करते हैं। श्री दत्त के काशी लौटते समय एक घने जंगल में एक डाकू श्री दत्त के गले में चमकता हार देखता है। उसे लूटने का प्रयास करता है। सफलता ना मिलने पर श्री दत्त की हत्या कर हार ले जाता है। एक सिपाही राजा को ये पूरी सूचना देता है। राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और डाकू को मृत्यु दंड देते हैं। सिपाही डाकू का गला काट देते हैं। महाराज बहुत उदास रहने लगते हैं। श्री दत्त की मृत्यु के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। अगर मैं श्री दत्त को हार न देता तो ऐसा नहीं होता। राजा पर किसी के भी समझाने का कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन बाद उज्जैन में एक अन्य विद्वान पधारे और राजा का हाल सुन स्वयं उनसे मिलने चले आए। महाराज, मुझे आपकी समस्या के बारे में पता चला। आप श्री दत्त की हत्या के जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता। आप एक क्षत्रिय हैं, युद्ध में अनेक शत्रुओं को मारते हैं, तब तो कोई अपराध बोध नहीं होता। महाराज, श्री दत्त के हत्यारे को दंड देकर आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। यदि मैं अपनी शक्ति का उपयोग कर श्री दत्त को पुनः जीवित कर दूं, तो क्या आपकी हालत में कोई सुधार होगा? क्या आप उस डाकू को भी जीवित कर सकते हैं? मैं सदैव कृतार्थ रहूंगा। नहीं महाराज, मैं केवल एक व्यक्ति को ही जीवित कर सकता हूं। यदि ऐसा है तो श्री दत्त को वापस जीवित कर मैं और बड़ा अपराधी नहीं बन सकता। अब तुम बताओ राजा विक्रम कि राजा चंद्रसेन ने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूं राजन, तुम्हें सही जवाब पता है। जानते हुए भी नहीं बताया तो तुम्हारा सर कट जाएगा, और अगर तुमने बताया तो मैं वापस चला जाऊंगा राजन। तो सुनो वैताल, राजा चंद्रसेन मूर्ख नहीं था, बल्कि एक सच्चा राजा था। अगर वो श्री दत्त का जीवन वापस मांगता तो उस डाकू की निर्दोष हत्या का दोषी बनता, और अगर वो उस विद्वान की शक्ति का उपयोग करता तो उसकी शक्ति सदैव के लिए समाप्त हो जाती, जिसका दोष भी राजा चंद्रसेन पर ही आता। इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। तुमने एकदम सही कहा विक्रम। इससे पता चलता है कि तुम एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा हो, पर तुमने बोलकर अपना प्रण तोड़ दिया राजन। इसलिए मुझे वापस जाने से कोई नहीं रोक सकता। स्वप्न सुंदरी। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के बड़े पक्के और निडर व्यक्ति थे। साधु को दिया वचन निभाने के लिए एक बार फिर उन्होंने वैताल को पकड़ा और फिर वैताल बोला, तुम वचन के पक्के हो विक्रम, पर मुझे आशा है ये सब तुम धन या स्त्री के लालच में नहीं कर रहे, बल्कि अपने वचन का मान रखने के लिए कर रहे हो। इसी पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और ध्यान रहे कहानी सुनाते समय अगर तुम बीच में बोले तो मैं उड़ जाऊंगा राजन, उड़ जाऊंगा। मणिद्वीप नामक सुखी और समृद्ध राज्य में
राजा माणिक वर्मा राज किया करते थे। राजा के विवाह के करीब 20 साल बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सुधीर रखा गया। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और राजा बूढ़े होने लगे। सुधीर के 20 वर्ष के हो जाने पर राजा को लगा कि राज्य का कार्यभार युवराज सुधीर को सौंप देना चाहिए, पर उससे पहले उन्हें युवराज सुधीर के विवाह के बारे में भी सोचना था। कुछ दिन पश्चात राजा राजकुमारी रत्नाप्रभा को सुधीर के लिए चुनते हैं। सुधीर को बुलाकर राजा ने सुधीर से कहा, पुत्र, यह तस्वीर देखो। इस सुंदरी को हमने तुम्हारे लिए चुना है। इससे विवाह के पश्चात तुम मणिद्वीप का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लो। राजकुमार राजा की बात मान लेता है और अपने कक्ष में विश्राम के लिए चला जाता है। रात स्वप्न में उसे एक सुंदर स्त्री दिखती है। सुधीर की आंख खुल जाती है, पर उसके मन मस्तिष्क में वो चेहरा बस जाता है और अंत में वो निर्णय लेता है कि उस स्वप्न सुंदरी को ढूंढ निकालेगा और उसी से विवाह करेगा। अगले दिन सुधीर राजा के पास जाता है और कहता है, मैंने बहुत सोचा और ये फैसला किया है कि विवाह या राजा बनने से पहले मैं अपना राज्य पूरी तरह देखना चाहता हूँ। लोगों के जीवन को समीप से देखना चाहता हूँ ताकि उनकी मुश्किलों को समझ सकूं और फिर शायद अधिक समझ से उनके जीवन संवार पाऊंगा। आपकी आज्ञा चाहिए। राजा आनंद पूर्वक आज्ञा दे देते हैं, बिना जाने कि सुधीर के मन में क्या है। सुधीर अपनी जरूरत का कुछ सामान लेकर एक घोड़े पर सवार होकर भ्रमण पे निकल जाता है। गांव-गांव, हर राज्य की गलियों में घूमता वो अपनी स्वप्न सुंदरी को ढूंढता रहा। यही करते करते 3 महीने निकल गए। फिर उदास मन उसने वापस लौटने का मन बनाया। वापसी में एक दोपहर वो थक के चूर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। अपने घोड़े को घास चरने छोड़ दिया और उसकी आंख लग गई। उठा तो घोड़ा नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते वो नदी के पास पहुंचा जहां एक स्त्री बैठी हुई थी। सुनो, क्या तुमने यहाँ किसी घोड़े को देखा है? तुम? आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें सपने में देखा और तभी से तुमसे प्रेम करता हूँ। अब तुम बोलो, मुझसे विवाह करोगे? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ये बात सुनकर लड़की बहुत डर जाती है और भागकर एक कुटिया में चली जाती है। कुटिया में से लड़की के पिता बाहर आते हैं। सुधीर उस लड़की का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कौन गांव से आए हो? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? मेरी बेटी से तुमने जो कहा क्या तुम्हें शोभा देता है? तुम्हारा नाम क्या है? बताओ, बताते क्यों नहीं? मैं एक मूर्ख हूँ, बस यही जवाब है। इसके बाद सुधीर वापस मणिद्वीप चला जाता है। विक्रम, रत्नाप्रभा से विवाह के पश्चात राजा बन प्रजा की ओर अपने सारे कर्तव्यों का पालन करता है। अब बताओ विक्रम, सुधीर ने ऐसा क्यों किया? अगर सही उत्तर जानते हुए भी नहीं बताया तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे, और अगर बताया तो मैं उड़ जाऊंगा राजन, उड़ जाऊंगा। तो सुनो वैताल, राजकुमार सुधीर मूर्ख नहीं था, पर पूरी तरह बुद्धिमान भी नहीं था। किसी को सपने में देख ढूंढने निकल जाना समय की बर्बादी है और मूर्खता है। जब उस बूढ़े आदमी ने सवालों की बौछार की, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि कोई भी साधारण व्यक्ति यही करेगा जो उस बूढ़े आदमी ने किया। पर एक राजकुमार होने के नाते उसका कर्तव्य था कि उस स्त्री के बारे में सब कुछ पता करना, कि क्या वो एक राज्य की रानी बनने का उत्तरदायित्व संभाल पाएगी, जो उसने नहीं किया। केवल सुंदरता किसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं बताती वैताल। बिना जाने विवाह करना मूर्खता से कम नहीं है। उसका अपराध बोध ही उसे वापस ले आया और फिर एक अच्छे पुत्र
और राजा होने का उत्तरदायित्व उसने निभाया। वाह विक्रम, आज तुमने साबित कर दिया कि मनुष्यों की समझ और स्वभाव की तुम्हें कितनी परख है। पर तुमने बोलकर अपना वादा तोड़ा है विक्रम, इसलिए अब मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। ट्रू जस्टिस, सच्चा न्याय। विक्रम ने एक बार फिर वैताल को बरगद के पेड़ से उतारकर कंधे पे डाला और साधु की ओर बढ़ चला। राजा विक्रम, मेरे विचार से तुम साधु की सहायता कर तो रहे हो, पर इस तरह बिना सोचे समझे दिए गए वचन और बोले गए शब्द अक्सर व्यक्ति के नाश का कारण बनते हैं। राजन, इस बात को समझने के लिए सुनो ये कथा। सुनाओ सुनाओ, क्या कथा है? शिवपुर नगर में एक व्यापारी रामानंद रहता था। उसके 2 पुत्र थे, एक सुधाकर और दूसरा दयाकर। सुधाकर सुदर्शन पुत्र था, परंतु अधिक बुद्धिमान नहीं था, और वहीं दयाकर देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं था, परंतु एक बुद्धिमान पुरुष था। उसे व्यापार का संपूर्ण ज्ञान था। उसने अपने पिता के व्यापार को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। शिवपुर में एक और व्यापारी रहता था, जिसकी 2 पुत्रियां थीं, एक रमा और दूसरी शोभा। उस व्यापारी ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह रामानंद के पुत्रों से करने का निश्चय किया। रमा ने तो सुधाकर से विवाह करना स्वीकार कर लिया, लेकिन शोभा ने दयाकर के असुंदर होने के कारण विवाह करने से इनकार कर दिया। देवर जी, मेरी बहन शोभा ने आपका तिरस्कार किया, जिसकी वजह से आप उससे क्रोधित हैं। पर मुझे लगता है जैसे आप मुझसे भी नाराज हैं। पर मैं क्या करूं? शोभा मेरी छोटी बहन है। उसके भविष्य को लेकर मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। भाभी जी, आप अपने मन से भय निकाल दें। अच्छा, आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके मन का भय दूर हो जाए और आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकें? आप आधा व्यापार और आधी संपत्ति अपने भाई सुधाकर के नाम लिख दीजिए। अरे आधी क्यों? मैं तो पूरी संपत्ति सुधाकर के नाम करने को तैयार हूं भाभी जी। और बेचारे दयाकर ने ये करके भी दिखा दिया। राजन, व्यापार और संपत्ति सुधाकर के नाम कर दी। इतना अधिक धन और संपत्ति पाकर रमा और सुधाकर में आवश्यकता से अधिक अभिमान आ गया। घमंड में चूर उन दोनों ने दयाकर की उपेक्षा शुरू कर दी। भाई और भाभी का ये व्यवहार, लगता है अब मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं रह गई। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाभी जी। देखिए, ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। आप घर छोड़कर चले गए तो लोग व्यर्थ ही बातें बनाएंगे कि हमने आपको घर से निकाल दिया। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। भाभी जी, आपको चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपसे प्रश्न करे तो आप उनसे कह दीजिएगा कि मैंने पूर्ण संपत्ति अपनी इच्छा से आपके नाम की है। मैं अपनी बुद्धिमता और समझ से धन अर्जित करने जा रहा हूँ। धन कमाने के पश्चात ही वापस लौटूंगा। और जहाँ तक शोभा का मेरा तिरस्कार करने का प्रश्न है, तो मैं शोभा से भी अधिक सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा। तो राजन, सुन रहे हो ना तुम? सुधाकर ने ये कसम खाई और निकल पड़ा घर से। वो बेचारा भूखा प्यासा जंगल में इधर उधर भटक रहा था कि उसे 2 व्यक्ति घायल अवस्था में मिले, जिनका सारा धन डाकुओं ने लूटा था। ओ युवक, नाम क्या है तुम्हारा?
मेरा नाम दयाकर है और मैं शिवपुर के एक व्यापारी रामानंद का पुत्र हूँ। मैंने पिता के स्वर्गवास के पश्चात सारी संपत्ति अपने भाई के नाम कर दी। अपनी मेहनत से धन कमाने का प्रण लेकर घर से निकला हूँ। मेरा नाम रत्नाकर स्वामी है और ये मेरा सेवक कुसुमाकर है। मेरा व्यापार बहुत फैला है, पर ईश्वर ने मुझे कोई पुत्र नहीं दिया जो इस व्यापार को संभाल सके। तुमने हमारी सहायता की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मेरा व्यापार संभालो। मैं तुम्हें रहने की जगह भी दूंगा और मुनाफे का हिस्सा भी दूंगा। तो राजन, दयाकर ने व्यापारी की बात मान ली और उसके साथ बीजपुर चला गया। कुसुमाकर की पुत्री मनोरमा दयाकर की बुद्धिमता और मेहनती स्वभाव से प्रभावित हुई और मन ही मन उसे प्रेम करने लगती है राजन। वही दूसरी और रत्ना स्वामी की बदसूरत पुत्री राजवती भी दयाकर की ओर आकर्षित होती थी और उनसे विवाह करने को इच्छुक थी। जब दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को अपने मन की बात बताई तो उन्हें पता चला कि वो दोनों एक ही व्यक्ति से प्रेम करती हैं और ऐसे में मनोरमा ने मन ही मन सोचा, मैं एक सुंदर स्त्री हूँ, वही सुधाकर एक साधारण रंगरूप का स्वामी है। वो मेरा प्रस्ताव अस्वीकार नहीं कर सकता। और इधर राजवती सोच रही थी, मैं एक धनी परिवार की लड़की हूँ, वहीं दयाकर के पास अधिक धन संपत्ति नहीं है। अगर मैं उसके पास अपना प्रस्ताव भेजूं तो वो मना नहीं करेगा, क्योंकि चलते चलते उसने अपनी भाभी को वचन दिया था कि धनवान बनने के बाद ही घर वापस लौटेगा। राजवती और मनोरमा दोनों ने अपने अपने पिता को ये सूचना दी कि वो दयाकर से विवाह करना चाहती हैं। अपनी बेटियों की बात सुनकर कुसुमाकर और रत्ना स्वामी अपनी अपनी बेटियों का प्रस्ताव लेकर दयाकर के पास पहुंच गए। दयाकर ने थोड़ी देर विचार करने के पश्चात रत्ना स्वामी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कुछ दिन पश्चात दयाकर और राजवती का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। राजन तो बताओ राजन, दयाकर ने मनोरमा का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया, जबकि वो सुंदर थी और राजवती सुंदर नहीं थी? क्या उसने ये विवाह धन संपत्ति के लालच में किया? क्योंकि उसने धनवान बनकर ही घर लौटने की सौगंध खाई थी। फिर उस सौगंध का क्या हुआ जो उसने ली थी कि वो शोभा से भी सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। राजवती से विवाह करके उसने सौगंध क्यों तोड़ दी? राजन बताओ, बताओ राजन, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अगर सही उत्तर जानते हुए भी गलत उत्तर दिया तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। राजवती से विवाह कर दयाकर ने बिल्कुल उचित किया। उसने राजवती से विवाह धन की लालसा में नहीं किया था। वो लालची नहीं था। इसका पता इस बात से चलता है कि उसने अपनी इच्छा से अपनी धन संपत्ति अपने भाई सुधाकर के नाम कर दी थी। और उसकी दयाशीलता का पता इस बात से भी चलता है कि जब उसने जंगल में रत्ना स्वामी और कुसुमाकर की सहायता की थी, जब डाकू उन्हें घायल छोड़ गए थे। इसलिए राजवती से विवाह करना उचित और धर्म संगत था। दयाकर को अपने कर्तव्य बोध का पूरा एहसास था। वो जानता था कि मनोरमा बहुत सुंदर है और उससे कोई भी विवाह करने को तैयार हो जाएगा, और राजवती से विवाह करने के लिए कोई आसानी से तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसका अति साधारण रंग रूप है। इसलिए राजवती से विवाह कर उसने अपना धर्म निभाया
और जहाँ तक उसकी सौगंध की बात है कि वो शोभा से भी अधिक सुंदर स्त्री से विवाह करेगा, तो वो कसम उसने क्रोधवश जल्दबाजी में खाई थी। अच्छे विचारों और उसके निर्णय ने उसका स्वागत किया और धर्म के पालन के लिए उसने राजवती से विवाह किया, मनोरमा से नहीं। राजन, तुमने एकदम सही उत्तर दिया है। मैं तुम्हारे इस उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। पर राजन, तुम बीच में बोल पड़े, इसलिए मैं पुनः बरगद के पेड़ पर जा रहा हूँ। राजन, जा रहा हूँ। आश्चर्यजनक कहानी। हमेशा की तरह एक बार फिर राजा विक्रमादित्य ने वैताल को अपने कंधे पर उठाया और सन्यासी के पास जाने लगे। और फिर वैताल ने अपनी कहानी शुरू की, लेकिन इस बार वो बोला, विक्रम, अब मैं तुमसे सबसे बड़ा और कठिन सवाल पूछूंगा, पर उससे पहले ये कहानी सुनो। बहुत समय पहले दक्षिण पंथ में एक मांडलिक राजा राज किया करते थे, जिनका नाम था धर्मराज। उनका विवाह माल्टा की राजकुमारी के साथ हुआ तथा उनके एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम रखा गया लावण्यवती। राजा धर्मराज के संबंधी उनसे ईर्ष्या करते थे और सदैव उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते रहते। धीरे धीरे लावण्यवती विवाह योग्य हो गई। अपने परिवार का जीवन बचाने के प्रयास में राजा ने राज्य छोड़ने का मन बनाया और एक रात काफी हीरे जवाहरात लेकर परिवार समेत मालवा की ओर निकल पड़े। एक जंगल से दूसरे जंगल उनकी यात्रा चलती ही रही। बीच रास्ते उन्हें डाकुओं के गांव से निकलना पड़ा, जहां पर डाकुओं ने उन पर हमला बोल दिया। राजा ने राजकुमारी और रानी को घनी झाड़ियों में छुपने के लिए कह दिया। डाकुओं से लड़ाई के बीच ही डाकुओं ने राजा को मार दिया और सारे हीरे जवाहरात लेकर चले गए। रानी और राजकुमारी अपनी जान बचाने के लिए गहरी झाड़ियों में छुप गईं। एक नदी के पास पहुंचकर वहीं बैठकर रोने लगी। तभी वहां से राजा चंद्र सिंह और उनका पुत्र राजकुमार सिंह पराक्रम शिकार पर आए और उन्होंने नदी के पास की गीली मिट्टी पर पांव के निशान देखे। एक निशान छोटे पांव के थे और दूसरे निशान कुछ बड़े पांव के थे। इस पर राजकुमार बोला, मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ। आप भी बहुत अकेले हैं। अगर हमने इन दो स्त्रियों को ढूंढ लिया तो मैं छोटे पांव वाली स्त्री से विवाह करूंगा, क्योंकि वो उम्र में छोटी होगी, और आप बड़ी पांव वाली स्त्री से विवाह कर लीजिएगा। और इस तरह राजा चंद्र सिंह ने भी बात मान ली। फिर उन्हें नदी के पास दो स्त्रियां मिली, जो उन दोनों को घोड़े पर देखकर डर गईं। राजा ने उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया और फिर दोनों को अपने राज्य में ले आए। अचरज वाली बात तो ये थी कि रानी के पांव छोटे थे और राजकुमारी के पांव बड़े। राजा ने राजकुमार को दिए गए शब्दों का मान रखा और बड़े पैर वाली राजकुमारी से विवाह किया और सिंह पराक्रम को रानी से विवाह करना पड़ा। इस तरह राजकुमारी लावण्यवती अपनी ही माँ की सास बन गई। कुछ सालों के भीतर ही दोनों ने पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया और फिर उनका वंश भी आगे बढ़ने लगा। तो बताओ विक्रम, दोनों के बच्चों का आपस में क्या रिश्ता हुआ? मैं जानता हूँ कि तुम्हें सही जवाब पसंद है। अगर नहीं बताया तो तुम्हारा सर कट जाएगा, और बताया तो मैं उड़ जाऊंगा राजन। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए और चुपचाप चलते रहे। तब वैताल ने सोचा, इस सवाल का जवाब शायद विक्रम को नहीं पता। यानी अब समय आ गया है उस पापी सन्यासी को सबक सिखाने का, जिसने विक्रमादित्य को धोखे में रखा। अब मैं अपनी शक्ति इस सच्चे राजा को दूंगा, उस पापी को नहीं। और फिर वैताल ने राजा से कहा,
राजा विक्रम, तुमने रात भर इस डरावनी जगह पर रहकर इतने प्रयास किए, एक बार भी अपने कर्तव्य और वचन से पीछे नहीं हटे। अब मैं तुम्हें जो सच बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। जिस सन्यासी ने तुम्हें ये काम सौंपा है वो पापी है। वो फिर से मुझे अपने तंत्र मंत्र से इस शव में बुलाएगा, फिर तुम्हें पेट के बल लेटने के लिए बोलेगा और उसी वक्त तुम्हारा गला काट देगा, क्योंकि उसे तुम्हारी बलि देनी है। तुम पहले उसे खुद ऐसा करने का कहना, ताकि उससे पहले तुम उसका गला काट सको। ध्यान रहे विक्रम, सिर्फ एक पल में पासा पलट सकता है। और ये कहकर वैताल ने शव छोड़ दिया और ओझल हो गया और शव लेकर विक्रम सन्यासी के पास आ गया।